नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें जो है भारत के भूगोल का पहला लेक्चर हो चुका था। आज जो है इसका दूसरा लेक्चर है। तो आप लोग जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ पर जो है डिटेल में दिया गया है, इसे पूरा देख लेते हैं। इसके पहले का कवर हो चुका है। सबसे पहले सिंधु नदी, इसके बारे में अगर हम बात किए थे तो यह जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, श्योक है, गिलगित है, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अरब सागर में अपना जो है जल गिराती है। और इसकी विशेषता देख लिया जाए, यहाँ पर दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, परंतु भारत में केवल 1114 किलोमीटर की रहती है। सिंधु में पाकिस्तान के पास मिठान कोट में पंचनद नदियां आकर मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, झेलम नदी को देख लेते हैं। वेरी नाग के निकट शेषनाग जो है से निकलती है। झील से जम्मू कश्मीर से निकलती है और इसका मुहाना जो है किशनगंगा में है। और चेनाब नदी इसकी सहायक नदी है। देखिए यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा, इसका मुहाना कहाँ है। सहायक नदियां पहले दिया गया, उसके बाद मुहाना दिया गया, यानी इसकी सहायक नदियां फिर बात की जाए तो किशनगंगा की सहायक नदी है और चेनाब नदी में अपना जल गिराती है। इस नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, झेलम नदी के तट पर ही आपका श्रीनगर बसा हुआ है। यह बुलर झील से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं, झेलम नदी को देख लेते हैं। यह वेरीनाग झेलम नदी को देख चुके हैं। चिनाब नदी को देखते हैं। यह जो है बारालाचा दर्रा से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। झेलम, रावी और तवी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। सतलुज नदी में अपना जल गिना आती है। यह जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी नदी को देखते हैं। रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसकी कोई सहायक नदियां नहीं और चेनाब में अपना जल गिराती है। हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर यह बहती है। इंपॉर्टेंट है। ब्यास नदी को देख लेते हैं। रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलुज नदी में इसका जो है जल गिरता है, यानी सतलुज की सहायक नदी है। और इंदिरा गांधी नहर इसी से निकलती है, ब्यास नदी से ही। अब आते हैं सतलुज नदी को देखते हैं। यह जो है राक्षस ताल या राकस ताल चीन से निकलती है। इसकी सहायक नदी ब्यास है आपका। चिनाब नदी में अपना जल गिराती है। और लुधियाना एवं फिरोजपुर इसके किनारे बसे हुए हैं। पूछा जाता है लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आते हैं गंगा नदी को देख लेते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमत से निकलती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी, यमुना, सोन, टोंस, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे दिया गया था। इंपॉर्टेंट थिंक है, 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। सोन नदी को देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदियां आपके रिहंद है, जोहिला है, गोपद है और कनहर है इसकी सहायक नदियां। गंगा नदी में अपना जल गिराती है। आगे बढ़ते हैं, गोमती नदी को देख लेते हैं। फुलहर झील पीलीभीत जिला से उत्तर प्रदेश से निकलती है और यह जो है गंगा की सहायक नदी है। लखनऊ हो गया, जौनपुर, सुल्तानपुर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, गोमती नदी के किनारे। फिर आते हैं हम लोग, तीस्ता नदी देख लेते हैं। 413 पाउहुडरी हिमरत सिक्किम से निकलती है और जो है रंगीत इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र इसमें अपना जल गिराती है। और तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। इंपॉर्टेंट ठीक है। गंडक नदी आपकी नेपाल हिमालय से निकलती है। त्रिशूली और मांडी इसकी सहायक नदियां हैं और गंडक नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। इसका दूसरा नाम जो है नारायणी नदी भी है गंडक का। कोसी नदी दिख लेते हैं, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है बिहार से। और जो है तामूर, अरुणाचल, अरुण, सुतकोसी की सहायक नदियां। और यह जो है गंगा की सहायक नदी है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब यहाँ जो है नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली भी आपकी यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ आपके अलकनंदा नदी के किनारे है।
फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे है। हरिद्वार आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज देखा जाए तो आपके गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है। कन्नौज की बात करते हैं, आपके गंगा नदी के किनारे है। श्रीनगर आपके झेलम नदी के किनारे है। सूरत आपके ताप्ती नदी के किनारे है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। बरेली को देखा जाए तो यह रामगंगा नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबर नदी के किनारे है। जमशेदपुर आपके स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। आगे देखते हैं। कटक आपके महानदी किनारे बसा हुआ है। नासिक आपकी गोदावरी नदी किनारे है। जौनपुर गोमती नदी किनारे है। वाराणसी आपके गंगा नदी के किनारे है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे है। विजयवाड़ा आपकी कृष्णा नदी के किनारे है। उज्जैन आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे आ जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। संबलपुर आपके महानदी के किनारे बसा हुआ है। कुरनूर जो कि आंध्र प्रदेश का, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कोलकाता देखा जाए तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा आपके चंबल नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। लखनऊ आपके जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं अयोध्या देखा जाए तो सरयू नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम आपके कावेरी नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली आपके कावेरी नदी के किनारे है। ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारत की प्रमुख मृदाएं देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा 8 मुख्य प्रकार की मृदा पाई जाती है भारत में। कौन कौन सी 8 मृदाएं हैं देख लेते हैं। पहला जलोढ़ मृदा है, फिर काली मृदा है, तब लाल मृदा, उसके बाद लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पीट एवं जैविक मृदा, उसके बाद जो है नमकीन एवं क्षारीय मृदा की बारी आ जाती है। तो यही कुल 8 आपके प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में है और यह जो है भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का लगभग जो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर पे पाई जाती है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर पे जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इस मिट्टी में चावल, गेहूं, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा जो है उसे बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा जो है खादर खादर के नाम से जानी जाती है। खादर मृदा जो है अधिक उपजाऊ होती है, बांगर की जो है उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। उसके बाद बात करते हैं काली मिट्टी को। यह मृदा कपास की खेती के लिए विख्यात है। इसे काली कपासी मृदा या रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसे रेगुर मृदा या काली कपासी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है। लाल मृदा को देख लेते हैं। इसका रंग लौह अयस्क की प्रधानता के कारण लाल है। यह भारत के 18.6 क्षेत्रफल पर पाई जाती है। देखिए 18% भूमि पे जो है लाल मृदा पाई जाती है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में फैला हुआ है। आगे देखते हैं लैटराइट मृदा को। यह मृदा उन स्थानों पर पाई जाती है जहां उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा होती है। आगे देखते हैं, इस मृदा में चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना आदि की फसलें होती हैं। इस मृदा का उपयोग ईंट बनाने में होता है। लाल मृदा का प्रयोग यह केरल, महाराष्ट्र, मेघालय आदि राज्यों में पाई जाती है। फिर आते हैं मरुस्थलीय मृदा को देखते हैं। यह मृदा जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसे जो है देखते रहिएगा। पर्वतीय मृदा की बात करते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जैसे उत्तर पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पीट मृदा या जैविक मृदा देख लेते हैं। इस मृदा में मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। पीट या जैविक मृदा में यह मृदा केरल, उत्तराखंड, सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्षारीय मृदा को देख लेते हैं। यह मृदा गुजरात एवं सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। क्षारीय मृदा। मृदा खत्म हो गया, आप जो है रेल परिवहन देखते हैं।
भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। चीन दूसरे स्थान पर तथा रूस जो है तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर आपका अपना प्यारा भारत आ जाता है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहली रेल अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसकी दूरी जो है 34 किलोमीटर थी और यह डलहौजी के समय चला था 1853 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। 1905 में ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1950-51 में हुआ था, यानी 1905 में बनी थी लेकिन राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में हुआ था, यानी 45 वर्षों बाद हुआ था। बाद में सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में 1984 में चली थी। 1984 में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ दिसंबर 2002 में किया गया। यह मेट्रो 30,000 से शाहदरा तक चलाई गई। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह मेट्रो जापान तथा दक्षिण कोरिया के सहयोग से चली थी। ठीक है ना, दिल्ली मेट्रो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगरतला अखौरा रेल परिवहन परियोजना भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश के बीच पहली रेलवे परियोजना है। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। पहला आपका ब्रॉड गेज जो आपका 1.676 मीटर का होता है। उसके बाद जो है मीटर गेज 1 मीटर का और नैरो गेज जो है 0.610 मीटर का होता है। आगे बढ़ते हैं, वायु परिवहन देख लेते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। यह इलाहाबाद से नैनी के बीच चली थी वायु परिवहन 1911 में। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एयर इंडिया विदेशों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब जो है कुछ हवाई अड्डा देख लेते हैं कहाँ पर है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आपके नई दिल्ली में स्थित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है, चेन्नई में अन्ना है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपके लखनऊ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अहमदाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके नागपुर में स्थित है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके पोर्ट ब्लेयर में है। दाबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके गोवा में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके गुवाहाटी में है। और देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके इंदौर में है। आगे देखते हैं, शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके श्रीनगर में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपके वाराणसी में है और हिंडन हवाई अड्डा आपके गाजियाबाद में है। बढ़ते हैं सड़क परिवहन की तरफ, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते आए हैं। भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से दूसरे स्थान पर है। अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। देश में कुल सड़क यातायात का लगभग 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न किया जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यही आपका जीटी रोड है। ठीक है ना, यही आपका ग्रांड ट्रंक रोड कहलाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित करके रूप से जो है ग्रांड ट्रंक रोड बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327 बी है जो मात्र 1.2 किलोमीटर का है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों कौन कौन, दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना है। तो पूछा जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो राजमार्गों से जोड़ने से संबंधित है। और 4 बड़े नगरों कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। जल परिवहन की बात कर लेते हैं। यहाँ से केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका नोएडा में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आंतरिक जलमार्ग, यह परिवहन नदियों और नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। दूसरा है आपका सामुद्रिक जलमार्ग। इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री जल भाग। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से हल्दिया को देख लेते हैं।
प्रयागराज से हल्दिया तक जलमार्ग 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर। कहाँ से? प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है 1620 किलोमीटर। अब कुछ जो है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 अभी देखिए आप लोग प्रयागराज से हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है सादिया से लेकर धोबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जलमार्ग 3 कोल्लम से जो है कोट्टपुरम तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है काकीनीडा से मरकनाम तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है तलचर से लेके धामरा तक है। आते हैं यहाँ पर भारत के प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। यहाँ से भी बार बार प्रश्न बनते आए हैं। कांडला बंदरगाह आपके गुजरात में है। मोरमुगांव जो है बंदरगाह है आपके गोवा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कोच्चि बंदरगाह आपके केरल में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। नान्वा शेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में है। और विशाखापत्तनम जो है आपके आंध्र प्रदेश में है। आगे दिया गया है यहाँ पर देश में कुल 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार द्वारा तथा छोटे बंदरगाहों की देखरेख जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह में से एक है। चेन्नई कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका मुंबई है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है, सबसे गहरा है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। पालामू या बेतला वन्य जीव अभ्यारण्य आपके झारखंड में है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य आपके झारखंड में है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य आपके गुजरात में है। नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य आपके गुजरात में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। आगे देखते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में है। सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपके असम में है। काजीरंगा आपके असम में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में है। रणथंभौर आपके राजस्थान में है। कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो ये भी राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। चिल्का की बात करते हैं तो यह आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपके उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी आपके तमिलनाडु में है। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपके केरल में है। पाराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है। नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कर्नाटक में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके हरियाणा में है। रोहिला वन्यजीव अभ्यारण्य आपके हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी ने 1973 में शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को जो है सोया स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो है वन भी यहीं पर है। सबसे ज्यादा जो है वन मध्य प्रदेश में है। रेड डाटा बुक के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है विलुप्त पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी होती है, यानी विलुप्त जो हो गए या विलुप्त के कगार पर है उनके बारे में यहाँ जानकारी मिलती है रेड डाटा बुक में। भारत के कुछ जो है नदी घाटी परियोजनाओं को देख लेते हैं।
एक तरफ परियोजना है, फिर नदी है, राज्य है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है और यह उड़ीसा राज्य में है। चंबल परियोजना आपके चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। काकरापारा परियोजना आपके ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। उकाई जल विद्युत परियोजना आपके ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। दामोदर परियोजना आपके दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। भाखड़ा नंगल परियोजना आपके सतलज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ब्यास परियोजना आपकी ब्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। और मयूराक्षी नदी परियोजना आपके मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैला हुआ है। अब यहाँ से जो है भारत की कुछ जनजातियां के बारे में देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठक्कर पापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाते हैं। नागा जनजाति आपका मिथन त्योहार मनाती है, नागा जनजाति। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ जो है कुछ जनजातियां और राज्य दिए गए हैं, कहाँ पाई जाती हैं, इसे भी देख लेते हैं। जनजातियों और राज्य से संबंधित यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं। मीणा जनजाति आपके राजस्थान में है। लेपचा जनजाति आपके सिक्किम में पाई जाती है। भील जनजाति आपके गुजरात में पाई जाती है। थारू जनजाति आपके उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में भी आपकी थारू जनजाति पाई जाती है। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में। कादर जनजाति केरल में। मोपला आपका केरल में पाई जाती है। गारो खासी जयंती आपके मेघालय में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। बंजारा जनजाति आपके राजस्थान में पाई जाती है। अब यहाँ से जो है भारत के कुछ खनिज संसाधन देख लेते हैं। एक तरफ खनिज पदार्थ है, दूसरी तरफ राज्य है। तांबा आपके मध्य प्रदेश में मिलता है। लॉ एस्क में उड़ीसा में पाया जाता है। मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में। पेट्रोलियम राजस्थान में मिलता है। कोयला आपके उड़ीसा क्षेत्र में है। अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश जाना जाता है। जस्ता के लिए राजस्थान जाना जाता है। यूरेनियम आपके आंध्र प्रदेश में मिलता है। सोना कर्नाटक में पाया जाता है। चांदी राजस्थान में। टिन आपके छत्तीसगढ़ में। थोरियम आपके केरल में मिलता है। आगे देखते हैं। शीशा झारखंड में और हीरा आपके मध्य प्रदेश में पन्ना की खानों से मिलता है। देखते हैं। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य देख लेते हैं। सबसे अधिक उड़ीसा है, उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। यहाँ पर जो है खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। भारत के उद्योग देख लेते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत में लौह की खान सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेजे नगर में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। भारत में पहला सूती वस्त्र की सफल कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप सिरसा में स्थापित किया गया था। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में चीनी की पहली मिल 1903 में बिहार में स्थापित की गई थी। आगे आते हैं। जामनगर गुजरात में भारत की पहली सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा था। ध्यान रखिएगा, मद्रास में था, असफल हो गया था। आगे देखते हैं। भारत में सीमेंट उद्योग का पहला सफल कारखाना गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया था। मध्य प्रदेश का सतना तथा कटनी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। कागज का पहला कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में शुरू हुई थी।
यहाँ पर देख लेते हैं भारत के प्रमुख खाने देख लेते हैं। डिगबोई आपकी असम में है और यह जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई बॉम्बे में है और यह जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। सिंह भूमि झारखंड में और लौ ऐश के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रानीगंज पश्चिम बंगाल में और यह जो कोयला के लिए जाना जाता है। झरिया झारखंड में है, कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। खेतड़ी आपके राजस्थान में है, तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोडरमा आपके झारखंड में और जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। कोलार हट्टी आपके कर्नाटक में और सोना की खाने हैं यहाँ पर। पन्ना आपके मध्य प्रदेश में और यहाँ पर हीरा पाया जाता है। जादूगोड़ा झारखंड में और यहाँ पर जो है यूरेनियम पाया जाता है। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, साइंस में पूछा जाता है। सेरीकल्चर आप जो है रेशम के कीट पालन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर खेती से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर केतुआ उत्पादन से संबंधित है। पोमीकल्चर फलों का अध्ययन से है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। ओलोरीकल्चर आपके सब्जियों का उत्पादन से संबंधित है। एरोपोनिक आपके हवा में पौधे को उगाने से संबंधित है। और हाइड्रोपोनिक्स है जल में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विभिन्न क्रांतियां दी गई हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे नीली क्रांति आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। भूरी क्रांति आपके उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित। और कृष्ण क्रांति आपकी जो है बायोडीजल से संबंधित है। अमृत क्रांति आपकी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से संबंधित। आगे देखते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया था, जो कि दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित। जनगणना 2011 देख लेते हैं, जो भी प्रमुख आंकड़े हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। जनगणना के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है तथा दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है जनसंख्या में। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है तथा दूसरा स्थान मिजोरम का है। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्य केरल हैं तथा दूसरे स्थान पर मिजोरम का आता है। सबसे कम साक्षरता दर की बात करते हैं तो बिहार का है तथा दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल तथा दूसरे स्थान पर मिजोरम है। महिला साक्षरता की यहाँ बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य बिहार है तथा दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, यानी बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा स्थान आपका मिजोरम का है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां पर 1084 तथा दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, यहाँ पर जो है 879 लिंगानुपात है। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, 10 की वृद्धि वाला। और सबसे कम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। ग्रामीण जनसंख्या का पैसा सबसे अधिक जो है हिमाचल प्रदेश में है। नगरीय जनसंख्या का पैसा सबसे अधिक गोवा में है। और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र आ जाता है। प्रतिशत में आपका गोवा है और संख्या में महाराष्ट्र है। सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम की है। अनुसूचित जाति से अधिक उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। जनजाति अनुसूचित जाति नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है और अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है।
और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, यहाँ पर 11,320 है जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सबसे कम साक्षरता वाला दादर एवं नागर हवेली है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो यहाँ पर आपका दमन एवं दीव आ जाता है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी में नहीं है। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत में जो है 74.4% 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या साक्षरता है और पूर्व साक्षर घोषित किया जाने वाला राज्य आपका केरल है। तो यहाँ से जो है भारत का भूगोल पूरा समाप्त होता है। इसके बाद एमसीक्यू सेक्शन है जिसे हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो एमसीक्यू सेक्शन भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।